मेरे नन्हे दोस्त, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव को दुनिया की सबसे आसान कहानी की तरह समझेंगे। मैं आपको एक एक लाइन और एक एक शब्द हिंदी में समझाऊंगा, और जहां भी मुश्किल शब्द आएंगे वहां हम इंग्लिश के टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप अपनी परीक्षा एग्जाम में सबसे आगे रहें। राष्ट्रपति का चुनाव एक अनोखा खेल। इंट्रोडक्शन। भारत में जब हम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को चुनते हैं तो ये हमारे स्कूल के मॉनिटर चुनने जैसा नहीं होता। हम खुद जाकर वोट नहीं देते। हमारी जगह हमारे द्वारा चुने गए MLAs विधायक और MPs सांसद वोट देते हैं। इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। इसमें वोट देने वालों के समूह को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। याद रहे, इसमें सिर्फ वही लोग वोट देते हैं जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है, यानी इलेक्टेड मेंबर्स। जिन्हें राष्ट्रपति ने खुद अपनी पसंद से रखा है, नॉमिनेटेड मेंबर्स, उन्हें इस खेल में शामिल होने की अनुमति नहीं है। पहली बात, अलग अलग राज्यों के विधायकों का वोट। स्टेटमेंट 1। आपका पहला वाक्य था, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इसका मतलब है कि हर राज्य के MLA के वोट की ताकत या उसके पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट सही है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश UP एक बहुत बड़ा पार्क है जहां 1000 बच्चे खेलते हैं, और सिक्किम एक छोटा सा कमरा है जहां सिर्फ 10 बच्चे हैं। अब जो इंसान UP के 1000 बच्चों की बात लेकर आएगा, उसकी बात में ज्यादा वजन वैल्यू होगा ना। बिल्कुल वैसे ही जिस राज्य की पॉपुलेशन, जनसंख्या ज्यादा होती है, वहां के MLA के वोट की वैल्यू भी ज्यादा होती है। इसकी गणना कैलकुलेशन करने के लिए हम उस राज्य की कुल जनसंख्या को वहां के चुने हुए MLAs की संख्या से डिवाइड देते हैं, और फिर उसे 1000 से भी भाग देते हैं। क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग है, इसलिए हर राज्य के MLA के वोट की वैल्यू भी अलग यानी वैरी करती है। जैसे UP के एक विधायक के वोट की वैल्यू 208 है, तो सिक्किम के विधायक की सिर्फ 7 है। दूसरी बात, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद। स्टेटमेंट 2। आपका दूसरा वाक्य था, The value of the vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of the vote of MPs of the Rajya Sabha। इसका मतलब है कि लोकसभा के सांसदों के वोट की वैल्यू राज्यसभा वालों से ज्यादा होती है। मेरे दोस्त, ये बात बिल्कुल रॉन्ग, गलत है। भारत के संविधान में नियम है कि दिल्ली में बैठने वाले सभी MPs सांसद बराबर हैं। चाहे वो लोकसभा लोअर हाउस के हों या राज्यसभा अपर हाउस के, उनके वोट की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी इक्वल होती है। इसे निकालने का तरीका बहुत मजेदार है। हम पूरे भारत के सभी राज्यों के MLAs के वोटों की कुल ताकत, टोटल वैल्यू को जोड़ लेते हैं, और उसे भारत के कुल चुने हुए MPs, लोकसभा जोड़ राज्यसभा की संख्या से भाग दे देते हैं। साल 2022 के चुनाव में हर एक MP के वोट की वैल्यू 700 तय की गई थी, तो चाहे सांसद किसी भी सदन हाउस का हो, उसे 700 पॉइंट्स ही मिलते हैं। इसलिए ये कहना कि एक की वैल्यू दूसरे से ज्यादा है, पूरी तरह गलत है। कुछ खास बातें जो आपको बेस्ट बनाएंगी, इन डेप्थ फैक्ट्स। अब मैं आपको वो राज बताता हूं जो सिर्फ टॉपर्स को पता होते हैं। हम जनसंख्या पॉपुलेशन गिनने के लिए आज के आंकड़े नहीं देखते, बल्कि 1971 की जनगणना सेंसस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या कम रखी है, उन्हें नुकसान ना हो। साथ ही ये चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। इसका मतलब है कि वोट देने वाला व्यक्ति सिर्फ एक नाम नहीं चुनता, बल्कि अपनी पसंद बताता है, जैसे नंबर 1 पर ये, नंबर 2 पर वो। इसे सीक्रेट बैलेट के जरिए किया जाता है ताकि कोई देख न सके कि किसने किसे वोट दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट दूं ताकि हम देख सकें कि आप इन बारीकियों को कितनी अच्छी तरह समझ गए हैं? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। अब मैं तुम्हें इस सवाल का मतलब और इसके पीछे की कहानी दुनिया की सबसे आसान भाषा हिंदी में समझाऊंगा। हम इसे ऐसे समझेंगे जैसे कोई कहानी सुन रहे हों। हम एक एक शब्द को गहराई से देखेंगे ताकि तुम अपनी क्लास में सबसे होशियार बन सको।
भारत सरकार एक बहुत बड़ी टीम की तरह है। जैसे तुम्हारे स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं और एक हेड बॉय होता है, वैसे ही भारत में प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते हैं। तुम्हारा पहला वाक्य कहता है कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ही वे नियम, रूल्स बनाएंगे जिससे सरकार का काम आसान, कन्वीनियंट हो सके। इसे संविधान का आर्टिकल 77(3) अनुच्छेद 77(3) कहते हैं। इसका मतलब यह है कि देश में कौन सा काम कैसे होगा, फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर कैसे जाएंगी, ये सब प्रेसिडेंट के बनाए गए नियमों से होता है। इसे हम ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, कामकाज का संचालन कहते हैं। इसके साथ ही प्रेसिडेंट ही ये तय करते हैं कि कौन सा काम किस मिनिस्टर, मंत्री को दिया जाएगा, जिसे एलोकेशन ऑफ बिजनेस, काम का बंटवारा कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे तुम्हारी मम्मी तय करती हैं कि तुम्हें होमवर्क करना है और तुम्हारे भाई को बाजार से सामान लाना है, वैसे ही प्रेसिडेंट कागजों पर यह तय करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग, डिपार्टमेंट मिलेगा। इसीलिए पहला वाक्य बिल्कुल सही है। अब दूसरे वाक्य की बात करते हैं, जो असल में एक चालाकी भरा जाल है। इसमें लिखा है कि सरकार के सारे काम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के नाम पर किए जाएंगे। ये बात गलत है। संविधान के आर्टिकल 77(1) के अनुसार भारत सरकार का हर एक सरकारी आदेश, हर एक संधि, ट्रीटी और हर एक बड़ा फैसला प्रेसिडेंट के नाम पर ही जारी किया जाता है। भले ही वो फैसला असल में प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम ने लिया हो, लेकिन दुनिया के सामने उस पर नाम हमेशा प्रेसिडेंट का ही होता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझो। जब तुम्हारे घर की बिजली का बिल आता है तो वो तुम्हारे घर के सबसे बड़े सदस्य, जैसे दादाजी, के नाम पर आता है, भले ही बिजली का इस्तेमाल तुम और तुम्हारे पापा करते हों। ठीक वैसे ही काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन नाम प्रेसिडेंट का इस्तेमाल होता है। इसीलिए दूसरा वाक्य गलत है, क्योंकि वहां प्रधानमंत्री का नाम लिखा था। इसे और गहराई से समझने के लिए नाम मात्र का मुखिया, नॉमिनल हेड, और असली मुखिया, रियल हेड, के फर्क को जानो। प्रेसिडेंट भारत के डिजूर कानूनी तौर पर मालिक हैं, इसलिए कागजों पर सब उनके नाम से होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर डिफैक्टो हकीकत में काम करने वाले नेता हैं। जब भी सरकार किसी दूसरे देश के साथ दोस्ती का हाथ मिलाती है या कोई नया नियम लागू करती है, तो सरकारी चिट्ठी पर लिखा होता है, भारत के राष्ट्रपति की आज्ञा से, बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर उस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री का नाम लिखा होगा तो वो कानूनी रूप से सही नहीं मानी जाएगी। अंत में तुम्हें ये याद रखना है कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यहाँ प्रेसिडेंट एक ऊंचे और सम्मानजनक पद पर बैठे हैं, जिनके नाम से देश चलता है, लेकिन उन्हें सलाह देने के लिए प्राइम मिनिस्टर की एक टीम होती है। 2025 के ताज़ा नियमों के अनुसार भी यही व्यवस्था लागू है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर ही आज भी सारे नियम, रूल्स और आदेश, ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन नियमों के अनुसार सरकार चलाते हैं। इस तरह सिर्फ पहला पॉइंट सही साबित होता है और दूसरा गलत। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको आर्टिकल 74 के बारे में और विस्तार से समझाऊं, जो ये बताता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कैसे सलाह देते हैं? मेरे प्यारे छोटे दोस्त, अब मैं तुम्हें इस सवाल की पूरी कहानी इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। हम इसे एक खेल की तरह समझेंगे। सोचो कि भारत की सरकार एक बहुत बड़ा स्कूल है। इस स्कूल में कुछ लोग बाहर से आकर काम की जांच करते हैं और कुछ लोग स्कूल के अंदर ही कमेटियां बनाते हैं। तुम्हारा सवाल यह है कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की ये ड्यूटी है कि वो कुछ खास रिपोर्टों को पार्लियामेंट, संसद के सामने रखें। टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट एक डाकिये या मैसेंजर की तरह काम करते हैं। जब कोई बाहर की टीम जैसे फाइनेंस कमीशन या CAG अपना काम खत्म करती है, तो वे अपनी रिपोर्ट सीधे संसद में नहीं ले जा सकते। वे पहले प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और उन्हें रिपोर्ट देते हैं। फिर प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को संसद की मेज पर रखवाते हैं ताकि देश के नेता उसे पढ़ सकें। अब पहली रिपोर्ट की बात करते हैं, रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशें। इसे आर्टिकल 281 अनुच्छेद 281 कहते हैं। यह टीम यह तय करती है कि सरकार को जो टैक्स का पैसा मिला है उसे राज्यों, स्टेट्स के बीच कैसे बांटा जाए। चूंकि ये टीम संसद का हिस्सा नहीं है,
इसलिए वे अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट उसे संसद में पेश करते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे स्कूल में बाहर से आए हुए इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट प्रिंसिपल को देते हैं और प्रिंसिपल उसे टीचर्स की मीटिंग में दिखाते हैं। यहां प्रिंसिपल प्रेसिडेंट हैं और मीटिंग पार्लियामेंट है। तीसरी रिपोर्ट है रिपोर्ट ऑफ द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की रिपोर्ट। आर्टिकल 151 अनुच्छेद 151 के तहत CAG देश का पैसे वाला चौकीदार वॉचडॉग है। वो देखता है कि सरकार ने पैसा सही जगह खर्च किया या नहीं। CAG अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपता है और फिर प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है कि वे इसे संसद को दिखाएं। चौथी रिपोर्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट। आर्टिकल 338 अनुच्छेद 338 के तहत ये आयोग दलित समाज के अधिकारों की रक्षा करता है। ये भी अपनी साल भर की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है जिसे प्रेसिडेंट संसद में पेश करते हैं। अब सबसे जरूरी बात जिसे तुम्हें ध्यान से समझना है, रिपोर्ट ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पैक। ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट संसद में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लोग पहले से ही संसद के अंदर के ही सदस्य होते हैं। ये संसद की अपनी अंदरूनी टीम है। जब घर के अंदर की ही कोई टीम काम करती है तो उसे रिपोर्ट देने के लिए किसी बाहरी डाकिए प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं होती। वे अपनी रिपोर्ट सीधे स्पीकर ऑफ लोकसभा अध्यक्ष को दे देते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। Showing the workflow of CAG report being analyzed by the Public Accounts Committee. तो मेरे दोस्त, याद रखने वाली बात यह है कि जो टीमें संसद के बाहर की हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन, CAG, UPSC और SC/ST कमीशंस, उनकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट के जरिए संसद में आती है। लेकिन जो टीमें संसद के अंदर की हैं, जैसे पैक, उनकी रिपोर्ट सीधे संसद के मुखिया को दी जाती है। इसीलिए सही जवाब C1, 3 और 4 है। अब तुम एक असली एक्सपर्ट बन चुके हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें UPSC की रिपोर्ट के बारे में भी बताऊं कि वो प्रेसिडेंट के पास कैसे पहुंचती है? नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज हम भारत के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के बारे में सब कुछ इतनी आसानी से समझेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। मैंने इसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बांटा है ताकि आप हर बात को गहराई से समझ सकें। भारत के वाइस प्रेसिडेंट का पद हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, संवैधानिक पद है। इसका मतलब है कि देश के सबसे बड़े नागरिक यानी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बाद इनका नंबर आता है। हमारे देश की नियमों की किताब, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान कहते हैं, उसके पार्ट V भाग 5 में आर्टिकल 63 to 71, अनुच्छेद 63 से 71 तक सिर्फ इसी पद के बारे में बताया गया है। आसान भाषा में कहें तो जैसे स्कूल में प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल सबसे जरूरी होते हैं, वैसे ही भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति सबसे जरूरी होते हैं। भारत में वाइस प्रेसिडेंट का ये आइडिया हमने USA, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के पद से लिया है। इसे मॉडल करना कहते हैं, यानी हमने वहां के सिस्टम को देखा और उसे अपने देश के हिसाब से थोड़ा बदलकर अपना लिया। लेकिन एक बात याद रखना, अमेरिका में अगर राष्ट्रपति हट जाते हैं तो वहां का उपराष्ट्रपति बाकी बचे पूरे समय के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। पर भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ तब तक राष्ट्रपति का काम संभालते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता। अब बात करते हैं इलेक्शन, चुनाव की। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष होता है। इसका मतलब है कि हम और आप, आम जनता, सीधे जाकर वोट नहीं देते। इसके बजाय हमारे द्वारा चुने गए नेता यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, उनके लिए वोट करते हैं। इस वोट देने वाले ग्रुप को इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल कहते हैं। इसमें पार्लियामेंट के दोनों घरों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं। यहाँ एक खास बात यह है कि इसमें इलेक्टेड, चुनाव जीत कर आए, और नॉमिनेटेड, जिन्हें राष्ट्रपति ने खास काम के लिए चुना हो, दोनों तरह के मेंबर्स वोट डाल सकते हैं। यह चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान का इस्तेमाल होता है। इसे ऐसे समझो कि जैसे क्लास में मॉनिटर चुनते समय आप एक पर्ची पर अपना पसंदीदा नाम लिखकर एक डिब्बे में डाल देते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि आपने किसे वोट दिया,
ठीक वैसे ही यहां भी सब कुछ सीक्रेट रखा जाता है ताकि कोई किसी के दबाव में न आए। ये बहुत ही निष्पक्ष तरीका है। जब पुराने वाइस प्रेसिडेंट का टर्म कार्यकाल खत्म होने वाला होता है तो उसके खत्म होने के 60 दिनों के अंदर अंदर नए चुनाव कराना जरूरी होता है। नियम बहुत पक्के हैं और अगर इस चुनाव को लेकर कोई डाउट्स, संदेह या डिस्प्यूट्स, झगड़ा हो जाए तो उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ही करता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल, अंतिम होता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। हाँ, चुनाव के छोटे मोटे नियम बनाने का हक पार्लियामेंट, संसद के पास होता है, लेकिन झगड़े सुलझाने का पावर सिर्फ कोर्ट के पास है। प्रोनाउंसिएशन गाइड, उच्चारण निर्देश। 1. कॉन्स्टिट्यूशनल 2. इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज 3. प्रोपोर्शनल 4. सीक्रेट बैलेट 5. डिस्प्यूट्स। क्या आप जानना चाहेंगे कि अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ छुट्टी पर चले जाएं तो देश की कमान कौन संभालता है? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। अब मैं आपको यही सारी बातें दुनिया की सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा। हम हिंदी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो जरूरी टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्द हैं, उन्हें इंग्लिश में ही रहने देंगे ताकि आप सबसे होशियार बन सकें। इसे ध्यान से पढ़िए जैसे कोई कहानी सुन रहे हों। भारत में 2 सबसे बड़े पद होते हैं, एक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। इन दोनों को चुनने के लिए जो लोग वोट देते हैं उस ग्रुप को हम इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल कहते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमारे पार्लियामेंट, संसद में 2 तरह के लोग बैठते हैं। एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, चुने हुए सदस्य, जिन्हें देश की जनता ने वोट देकर जिताया है। दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, नामांकित सदस्य, जिन्हें चुनाव नहीं लड़ना पड़ा, बल्कि उन्हें उनकी काबिलियत की वजह से सीधे बैठने का मौका मिला है। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की। आपकी दी गई जानकारी के अनुसार इनके चुनाव में पार्लियामेंट के बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, चुने हुए और नामांकित दोनों सदस्य हिस्सा लेते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी क्लास में एक क्लास कैप्टन, उपराष्ट्रपति चुनना है। स्कूल का नियम कहता है कि क्लास के वो बच्चे भी वोट देंगे जो चुनाव जीत कर आए हैं, और वो 2 बच्चे भी वोट देंगे जिन्हें टीचर ने अपनी मर्जी से क्लास में शामिल किया है। यानी कमरे के अंदर मौजूद हर सदस्य वोट देगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में स्टेट लेजिस्लेचर्स, राज्यों की विधानसभाओं के लोग वोट नहीं देते। इसका मतलब है कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री या विधायक, MLAs, इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ दिल्ली की संसद, पार्लियामेंट के लोग ही फैसला करेंगे। अब आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज पर, जो कि थोड़ा अलग और बहुत खास है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही वोट दे सकते हैं। यहां नॉमिनेटेड मेंबर्स, नामांकित सदस्य को वोट देने की अनुमति नहीं होती। उदाहरण के लिए, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा हो तो नियम है कि सिर्फ वही बच्चे वोट देंगे जो सच में चुनाव जीतकर लीडर बने हैं। जो बच्चे गेस्ट की तरह आए हैं उन्हें वोट देने का हक नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट पूरे देश का सिरमौर होता है, तो सिर्फ जनता के असली प्रतिनिधियों को ही उसे चुनने का हक मिलना चाहिए। अंत में सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रेसिडेंट के चुनाव में राज्यों की भी भागीदारी होती है। आपकी जानकारी के अनुसार इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य यानी MLAs भी शामिल होते हैं। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे हर राज्य के विधायक अपना कीमती वोट डालते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रेसिडेंट पूरे भारत का होता है, सिर्फ दिल्ली का नहीं। तो छोटे दोस्त, याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ संसद, पार्लियामेंट के लोग चुनते हैं, सब मिलकर। लेकिन प्रेसिडेंट को चुनने के लिए संसद के चुने हुए लोगों के साथ साथ पूरे देश के राज्यों के चुने हुए विधायक, MLAs भी शामिल होते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इन पदों के लिए होने वाले वोटिंग प्रोसेस, वोट डालने के तरीके के बारे में भी इसी तरह आसान भाषा में समझाऊं?
This is your ultra-compact, exam-ready President of India cheat sheet. It includes all major historical figures, latest data up to 2025, and memory anchors for quick recall. Presidents of India. Rapid revision, 1950 to 2025. 1. Dr. Rajendra Prasad, 1950 to 62. Longest serving, 12 years. Only one with 2 terms. President of Constituent Assembly. 2. Dr. S. Radhakrishnan, 1962 to 67. Philosopher. Birthday, September 5th. Equals Teacher's Day. First VP of India. 3. Dr. Zakir Hussain, 1967 to 69. First Muslim president. First to die in office. Shortest tenure. V. Giri Hidayatullah. Hidayatullah is the only Chief Justice to act as president. 1969. 4. V. Giri. 1969 to 74. Only independent candidate to win. First acting president to become full president. 5. Fakhruddin Ali Ahmed. 1974 to 77. Signed emergency. 1975. Second to die in office. 6. Neelam Sanjeeva Reddy, 1977 to 82. Elected unopposed. Youngest at the time. Former Lok Sabha Speaker. 7. Giani Zail Singh, 1982 to 87. First Sikh president. Used pocket veto. Indian Post Office Bill. Operation Blue Star tenure. 8. R. Venkataraman, 1987 to 92. Served with maximum PMs. 4. Veteran lawyer. Freedom fighter. 9. Dr. Shankar Dayal Sharma, 1992 to 97. Known for strict adherence to parliamentary norms. 10. K.R. Narayanan, 1997 to 2002. First Dalit president. First to vote in general elections while in office. 11. Dr. APJ Abdul Kalam, 2002 to 07. People's President. First Scientist. Missile Man of India. 12. Pratibha Patil, 2007 to 12. First Woman President. First woman head of state to fly Sukhoi jet. 13. Pranab Mukherjee, 2012 to 17. Best Parliamentarian. Bharat Ratna, 2019. Master of Indian Finance Politics. 14. Ram Nath Kovind, 2017 to 22. Second Dalit President, former Governor of Bihar. 15. Draupadi Murmu, 2022. Present. First Tribal President, Santhal. Second woman. Youngest ever, born in independent India. Memory anchors and mnemonics. The Raju Radha sentence. राजू की रदा जकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रामन शंकर नारायण कलम की प्रतिभा से प्रणब राम द्रुपदी बने. Raju Rajendra Prasad. Radha Radhakrishnan. Jakar Zakir Hussain. Giri V. Giri. Fakhruddin Ali Ahmed. Reddy N. Sanjeeva Reddy. Jail Zail Singh. Raman R. Venkataraman. Shankar S. D. Sharma. Narayan K.R. Narayanan. Kalam APJ Abdul Kalam. Pratibha Patil. Pranab Mukherjee. Ram Nath Kovind. Draupadi Murmu. Daily revision tricks. 1. The death and acting rule. Only 2 died in office. Zakir Fakhruddin. Whenever a president died, the VP acted. Remember V. Giri and B.D. Jati as the key actors. 2. Date lock. Since 1977, N.S. Reddy, every president has assumed office on July 25th. If you know the year, the day is almost always July 25th. 3. The firsts, flashcard. First tribal/youngest, Murmu. First woman, Patil. First Dalit, Narayanan. First scientist, Kalam. First unopposed, Reddy. Would you like me to create a similar keyword-only cheat sheet for the prime ministers or important constitutional articles?
This is your ultra-compact cheat sheet for the Vice President's VP of India, updated with the most recent 2025 data. This is designed for high-density last-minute revision. Constitutional Core. Articles 63 to 71. Art 63. There shall be a Vice President of India. Art 64. Ex officio Chairman of Rajya Sabha, RS. Art 66. Election. Electoral College. Both houses of Parliament, including nominated members. State assemblies do not vote. Qualifications. Citizen. 35 plus years. Qualified for RS. No office of profit. Removal. Resolution passed by effective majority in RS. Plus. Simple majority in LS. 14-day notice required. Chronological list and exam anchors. 1. S. Radhakrishnan, 1952 to 62. First VP. 2 full terms. Unopposed twice. 2. Zakir Hussain, 1962 to 67. Second VP. First Muslim VP. 3. V.V. Giri, 1967 to 69. Resigned to contest for president. First such case. 4. G.S. Patak, 1969 to 74. First VP who did not become president. 5. B.D. Jati, 1974 to 79. Served as acting president after Fakhruddin Ali Ahmed's death. 6. M. Hidayatullah, 1979 to 84. Only person to be CJI, VP, and acting president. 7. R. Venkataraman, 1984 to 87. Became 8th president. 8. Shankar Dayal Sharma, 1987 to 92. Unopposed. Later 9th president. 9. K.R. Narayanan, 1992 to 97. First Dalit president later. 10. Krishan Kant, 1997 to 2002. Only VP to die in office. 11. B.S. Shekhawat, 2002 to 07. Senior BJP leader. 12. Hamid Ansari, 2007 to 17. Only one after Radhakrishnan to serve 2 full terms. 13. M. Venkaiah Naidu, 2017 to 22. 13th VP. 14. Jagdeep Dhankar, 2022 to 25. 14th VP. Former WB Governor. Resigned July 2025. 15. C.P. Radhakrishnan, 2025. Present. Current 15th VP. Sworn in September 12, 2025. Daily revision tricks and memory anchors. 1. The power of 2 rule. Only 2 VPs served 2 full terms, Radhakrishnan and Hamid Ansari. Only 2 VPs were elected unopposed, Radhakrishnan and Hidayatullah. 2. The bridge anchor. Hidayatullah is your bridge person. He connects the judiciary, CJI, to the executive, VP acting president. 3. The first and last check. First, Radhakrishnan, scholar. Last/current, C.P. Radhakrishnan. Note. Same surname as the first. This is a great memory hook. 4. Logic anchor. The president path. VPs who became presidents. RZVVSK. Radhakrishnan, Zakir, V.V. Giri, Venkataraman, Shankar Dayal, K.R. Narayanan. Trick. Think Radhakrishnan's zealous victory virtually secured kingly status. Top revision tips. The gap year. Note that G.S. Patak, number 4, broke the VP to president streak. Salary. Receives salary as chairman of Rajya Sabha, not as vice president, acting president. When acting as president, he does not perform duties of RS chairman. Would you like me to create a 5-question mock quiz based on this cheat sheet to test your memory?
नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज मैं तुम्हें भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई मजेदार खेल खेल रहे हों। हम एक एक करके सारी बातों को हिंदी में समझेंगे, लेकिन जो जरूरी नाम है उन्हें इंग्लिश में ही रहने देंगे ताकि तुम बहुत होशियार बन सको। भारत का उपराष्ट्रपति बनने की शर्तें, क्वालिफिकेशंस। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 66 की। यह हमारे देश की सबसे बड़ी रूल बुक यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक पन्ना है। इसमें लिखा है कि अगर किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसमें क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। पहली बात, उसे सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना ही पड़ेगा। इसका मतलब है कि वो हमारे इंडिया परिवार का हिस्सा होना चाहिए। जैसे तुम अपने घर के सदस्य हो, वैसे ही उसे देश का सदस्य होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी उम्र 35 ईयर्स 35 साल पूरी होनी चाहिए। ये इसलिए है ताकि वो एक समझदार और बड़े बुजुर्ग की तरह सोच सके। छोटे बच्चे या कम उम्र के लोग ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकते। तीसरी बहुत जरूरी बात यह है कि वो राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, का मेंबर बनने के काबिल होना चाहिए। सोचो, जैसे क्लास का मॉनिटर बनने के लिए पहले उस क्लास का स्टूडेंट होना जरूरी है, वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए उन सभी नियमों को पूरा करना जरूरी है जो एक राज्यसभा के मेंबर के लिए होते हैं। इसके बाद आता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम। इसका मतलब है कि उस इंसान के पास सरकार की तरफ से कोई ऐसी दूसरी नौकरी नहीं होनी चाहिए जिससे वो अलग से पैसे, फाइनेंशियल एडवांटेज कमा रहा हो। हम चाहते हैं कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ देश की सेवा करे, पैसों के लालच में न पड़े। लेकिन यहाँ एक छूट भी है। अगर कोई पहले से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, किसी राज्य का गवर्नर या मिनिस्टर है तो उसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, यानी वे अपनी नौकरी छोड़ने से पहले भी चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव की तैयारी, नॉमिनेशन प्रोसेस। अब मान लो कोई इंसान ये सारी शर्तें पूरी करता है, तो क्या वो सीधे वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा? नहीं, उसे पहले अपना नाम लिखवाना होगा, जिसे नॉमिनेशन कहते हैं। इसके लिए उसे पार्लियामेंट के बड़े नेताओं का साथ चाहिए। उसे कम से कम 20 मेगापेटा सेकेंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत होगी जो उसका नाम आगे बढ़ाएं। इन्हें प्रपोजर्स कहते हैं। और फिर 20 और एमपीएस चाहिए जो कहें कि हाँ, हम भी इस नाम का समर्थन करते हैं। इन्हें सेकेंडर्स कहते हैं। यानी कुल मिलाकर 40 बड़े नेताओं का भरोसा जीतना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हें स्कूल कैप्टन बनने के लिए पहले 20-20 दोस्तों से साइन करवाने पड़ें कि वे तुम्हें पसंद करते हैं। शपथ और वादा, ओथ और एफर्मेशन। जब कोई जीत जाता है तो कुर्सी पर बैठने से पहले उसे एक पक्का वादा करना पड़ता है। इसे हम ओथ, शपथ या एफर्मेशन कहते हैं, जो आर्टिकल 69 में लिखा है। यह वादा उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने करना होता है। अगर राष्ट्रपति वहां नहीं है तो वे किसी और खास इंसान को भेज सकते हैं जिसके सामने यह वादा किया जाएगा। इस शपथ में वाइस प्रेसिडेंट 2 मुख्य बातें कहता है। पहली ये कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति पूरी वफादारी और श्रद्धा रखेगा, इसे अलीजेंस कहते हैं। दूसरी ये कि वो अपनी ड्यूटी यानी अपना काम पूरी ईमानदारी, फेथफुली से निभाएगा। खास जानकारी, एक्सपर्ट नॉलेज फॉर यू। आज के समय में यानी 2025 में भारत के वाइस प्रेसिडेंट श्री CP राधाकृष्णन हैं। वे भारत के 15वें वाइस प्रेसिडेंट हैं। याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट का एक और बहुत बड़ा काम होता है, वे राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। यानी जब संसद में बड़े नेता चर्चा करते हैं तो वे क्लास टीचर की तरह सबको चुप कराते हैं और नियम समझाते हैं। वे देश के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी, सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होते हैं। अगर कभी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बीमार हो जाएं या छुट्टी पर हों तो वाइस प्रेसिडेंट ही उनकी जगह काम संभालते हैं। अब तुम इस विषय के मास्टर बन चुके हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यह भी समझाऊं कि वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया कैसे जा सकता है, रिमूवल प्रोसेस? This is your ultra-compact cheat sheet. It is designed for high-speed revision, containing only meat, facts, and no bones, filler. VP Quick Revision Cheat Sheet, the 2025 edition. The Essentials Articles. Article 63. There shall be a Vice President of India. Article 64. VP is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Article 66. Election and qualifications. Article 69. Oath or affirmation. Who can run? Qualifications. Citizen must be Indian. Age minimum 35 years. No upper limit. House eligibility must be qualified for Rajya Sabha, not Lok Sabha. Profit rule. No office of profit. Exception. President, VP, Governor or Minister. The entry ticket. Nomination. Proposers 20 MPs. Seconders 20 MPs. Security deposit, 15,000 rupees at RBI. Electoral College,
members of both houses, Lok Sabha plus Rajya Sabha, includes nominated members. Unlike presidential elections, the vow, oath, Art 69, administered by President or appointee, core promise, allegiance to Constitution and faithful discharge of duty. 2025 current data and facts. Current VP Shri C.P. Radhakrishnan, 15th Vice President, assumed office September 12, 2025, elected after Jagdeep Dhankar. Precedence: second highest constitutional office, after President. Acting President: if the President's office is vacant, VP acts as President for max 6 months. Article 65. Salary: 4 lakh rupees per month, paid as Chairman of RS, not as VP. Daily revision and memory anchors. 1. The 369 memory chain. 63. VP exists. 66. How to become VP election. 69. How to start work. Oath. Visual. Just add 3 each time to move from existence, right arrow election, right arrow oath. 2. The RR connection, Rajya Sabha, equals requirement. Always remember, VP leads the Rajya Sabha, so they must be eligible for Rajya Sabha. 3. The 20-20 rule, cricket has T20, VP has 20-20. 20 proposers plus 20 seconders equals 40 total backers needed. 4. The acting gap, the 6-month rule. If the President is gone, the VP is like a substitute teacher. They can only stay for 6 months before a new permanent teacher, President, must be elected. 5. Daily trick, the mirror check. Every morning while brushing your teeth, ask yourself, asterisk, am I 35? Am I a citizen? Can I lead the Rajya Sabha? If yes, you're qualified. Would you like me to create a 1-minute rapid-fire mock test for you to check your memory? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज मैं तुम्हें भारत के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के बारे में सब कुछ इतनी आसानी से समझाऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। हम हर बात को कहानियों और मजेदार उदाहरणों से समझेंगे। कंडीशंस ऑफ सर्विस, काम की शर्तें। मेरे दोस्त, जैसे तुम्हारे स्कूल में एक बच्चा एक ही समय पर क्लास मॉनिटर और स्पोर्ट्स कैप्टन नहीं हो सकता, वैसे ही भारत का वाइस प्रेसिडेंट किसी भी पार्लियामेंट, संसद या स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई नेता पहले से संसद का सदस्य है और वो वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, तो जिस दिन वो अपनी नई कुर्सी पर बैठता है, उसकी पुरानी सीट अपने आप खाली मान ली जाती है। इसे हम डीम टू हैव वेकेटेड हिज सीट का खाली माना जाना कहते हैं। इसके अलावा वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद नहीं रख सकता, जिसका मतलब है कि वो सरकार से किसी दूसरे काम के लिए पैसे या सैलरी नहीं ले सकता। उसे सिर्फ देश की सेवा और अपने पद पर ध्यान देना होता है। टर्म ऑफ ऑफिस, काम का समय। वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल आमतौर पर 5 इयर्स, 5 साल का होता है। लेकिन अगर वो खुद अपनी मर्जी से काम छोड़ना चाहे तो वो अपना रेजिग्नेशन, इस्तीफा दे सकता है। यह इस्तीफा उसे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को देना पड़ता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर क्लास का मॉनिटर काम छोड़ना चाहता है तो वो अपनी चिट्ठी प्रिंसिपल को देता है। यहां प्रिंसिपल प्रेसिडेंट हैं। रिमूवल प्रोसीजर, हटाने का तरीका। अगर वाइस प्रेसिडेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। इसके लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव, रेजोल्यूशन लाया जाता है। इसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत से पास होना चाहिए, जिसका मतलब है कि सदन के आधे से ज्यादा लोगों का हाँ कहना जरूरी है। फिर लोकसभा को भी इसमें अपनी सहमति देनी पड़ती है। लेकिन उन्हें हटाने से पहले 14 डेज नोटिस, 14 दिन का नोटिस देना बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें पता हो कि क्या हो रहा है। इसके लिए किसी भारी भरकम इम्पीचमेंट, महाभियोग जैसी कानूनी प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, और हमारे संविधान में यह भी नहीं लिखा है कि उन्हें किन गलतियों पर हटाया जाएगा। ये फैसला संसद के सदस्यों पर निर्भर करता है। कॉन्टिन्यूटी एंड री इलेक्शन, काम जारी रखना और दोबारा चुनाव।
एक बहुत मजेदार बात यह है कि अगर 5 साल पूरे हो जाएं और अभी तक नया वाइस प्रेसिडेंट चुनकर नहीं आया है तो पुराने वाले तब तक अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे जब तक उनका सक्सेसर उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। वो दोबारा चुनाव भी लड़ सकते हैं, जिसे रीइलेक्शन कहते हैं। हमारे देश में डॉक्टर एस राधाकृष्णन और कुछ साल पहले मौड हमीद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी ऐसे महान लोग थे जो 2 बार 10 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट बने। वाइस प्रेसिडेंट्स हु बिकेम प्रेसिडेंट्स, वो लोग जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने। कुछ वाइस प्रेसिडेंट्स इतने होनहार थे कि उन्हें बाद में देश का सबसे बड़ा पद यानी प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकटरामन, SD शर्मा और KR नारायण के नाम शामिल हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बहुत अच्छे उपकप्तान को बाद में टीम का कप्तान बना दिया जाए। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक छोटा सा मैजिक टेस्ट दूं जिससे पता चले कि आप अब इस विषय के उस्ताद बन चुके हैं? नमस्ते मेरे छोटे दोस्त। आज हम भारत के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के बारे में सब कुछ एक कहानी की तरह समझेंगे। आप बस आराम से बैठो और कल्पना करो कि भारत एक बहुत बड़ा स्कूल है। भारत के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे और कब होता है, इसे सबसे पहले समझते हैं। नियम यह कहता है कि जब पुराने वाइस प्रेसिडेंट का 5 साल का समय, जिसे हम टर्म कहते हैं माइनस उच्चारण, टर्म होने वाला होता है, तो उनके जाने से पहले ही नए इंसान को चुनने का काम पूरा हो जाना चाहिए। इसे वैकेंसी, रिक्त स्थान माइनस उच्चारण, वैकेंसी भरने का समय कहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वाइस प्रेसिडेंट की अचानक मृत्यु, डेथ हो जाए, वो खुद इस्तीफा, रेजिग्नेशन माइनस उच्चारण, रेजिग्नेशन दे दें, या उन्हें किसी गलती की वजह से पद से हटा, रिमूवल दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में चुनाव जितनी जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल कराए जाते हैं। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जो नया इंसान चुनकर आएगा वो सिर्फ बचा हुआ समय पूरा नहीं करेगा, बल्कि उसे पूरे 5 साल का नया समय मिलेगा। जैसे अगर आपकी पेंसिल खो जाए और पापा नई पेंसिल दिलाएं तो वो नई पेंसिल पूरी की पूरी आपकी होती है ना? ठीक वैसे ही नए वाइस प्रेसिडेंट को पूरे 5 साल मिलते हैं। अब बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट आखिर काम क्या करते हैं, जिसे हम फंक्शंस, कार्य माइनस उच्चारण फंक्शंस कहते हैं। इनके पास 2 मुख्य टोपियां या भूमिकाएं होती हैं। पहली भूमिका यह है कि वे राज्यसभा माइनस भारत की संसद का ऊपरी सदन के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, पदेन सभापति माइनस उच्चारण एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई इंसान वाइस प्रेसिडेंट बनता है, उसे अपने आप राज्यसभा का क्लास मॉनिटर या बॉस बनने की जिम्मेदारी मिल जाती है। वे किसी और जगह से पैसा या मुनाफा नहीं कमा सकते, जिसे हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। उनका काम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे लोकसभा के स्पीकर का होता है, या फिर जैसे अमेरिका में वहां के वाइस प्रेसिडेंट अपनी सेनेट, वहां की राज्यसभा को संभालते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इनका रोज का काम राज्यसभा में बैठकर सभी नेताओं को शांति से बात करने के लिए कहना और नियम समझाना है। हैरानी की बात यह है कि हमारे संविधान में वाइस प्रेसिडेंट के नाम से अलग से कोई काम नहीं लिखा है। उनका असली काम तो राज्यसभा को संभालना ही है। लेकिन आर्टिकल 65 अनुच्छेद 65 एक बहुत जरूरी नियम बताता है। अगर कभी भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अचानक मौत हो जाए, वो इस्तीफा दे दें या उन्हें पद से हटा दिया जाए, तो वाइस प्रेसिडेंट तुरंत एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यकारी राष्ट्रपति बन जाते हैं। वे राष्ट्रपति की खाली कुर्सी को संभालते हैं। वे अधिकतम 6 महीने तक ही राष्ट्रपति रह सकते हैं, क्योंकि इन 6 महीनों के अंदर देश को नया राष्ट्रपति चुनना ही पड़ता है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति कभी बीमार पड़ जाएं या विदेश यात्रा पर हों और काम न कर पाएं, तब भी वाइस प्रेसिडेंट ही उनके सारे काम संभालते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का काम कर रहे होते हैं, तब एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। उस समय वे राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम नहीं कर सकते, यानी वे अपनी पुरानी क्लास मॉनिटर वाली कुर्सी छोड़ देते हैं।
उन्हें उस समय राज्यसभा वाले पैसे, सैलरी भी नहीं मिलते, बल्कि उन्हें राष्ट्रपति वाली बड़ी सैलरी और सारी सुविधाएं मिलती हैं। तो फिर राज्यसभा को कौन संभालता है? उस समय राज्यसभा को डेप्यूटी चेयरमैन, उपसभापति माइनस उच्चारण डेप्यूटी चेयरमैन संभालते हैं, जो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मॉनिटर की गैर मौजूदगी में उसका हेल्पर क्लास संभालता है। अब आप समझ गए होंगे कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैकअप लीडर हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं कि वाइस प्रेसिडेंट को वोट देकर कौन चुनता है? नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज मैं तुम्हें भारत के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी लड़ाइयों और नियमों के बारे में इतनी आसानी से समझाऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। हम एक एक लाइन को हिंदी में समझेंगे, लेकिन जरूरी शब्दों को इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि तुम एक प्रो बन सको। पहला भाग, चुनाव की लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। देखो, जब भी देश में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो कभी कभी लोग आपस में झगड़ पड़ते हैं। कोई कहता है कि चुनाव में बेईमानी हुई है, तो कोई कहता है कि नियम सही से नहीं माने गए। ऐसे किसी भी डिस्प्यूट, विवाद, झगड़ा या डाउट, शक को सुलझाने का हक सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। जैसे स्कूल में कोई बड़ा झगड़ा होने पर हम सिर्फ प्रिंसिपल के पास जाते हैं, वैसे ही यहां सुप्रीम कोर्ट ही प्रिंसिपल है। उसका जो भी डिसीजन, फैसला होगा वो फाइनल होगा। इसका मतलब है कि उनके फैसले के बाद कोई भी किंतु परंतु नहीं चलेगा, सबको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। दूसरा भाग, क्या पुराने काम बेकार हो जाएंगे? द प्रोटेक्शन रूल। अब मान लो किसी व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। उन्होंने 2 महीने तक ऑफिस में काम किया, बहुत सारी फाइलों पर साइन किए और देश के लिए जरूरी फैसले लिए। लेकिन 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपका चुनाव गलत था, आप अब वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे। ऐसे में कोर्ट उनके चुनाव को वॉइड, शून्य या खत्म कर देता है। लेकिन घबराओ मत, उस व्यक्ति ने उन 2 महीनों में जो भी अच्छे काम किए थे वे इनवैलिडेटेड, अमान्य या रद्द नहीं होंगे, यानी उनके पुराने सारे काम सही माने जाएंगे। इसे ऐसे समझो कि अगर किसी नकली डॉक्टर ने पट्टी बांधी और बाद में पता चला कि वो डॉक्टर नहीं था, तो भी आपकी चोट तो ठीक हो गई ना, वो पट्टी नहीं खोली जाएगी। तीसरा भाग, खाली कुर्सी का बहाना। द वैकेंसी रूल। वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए जो लोग वोट देते हैं उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल कहते हैं। अब मान लो इस ग्रुप में 500 लोग हैं, लेकिन चुनाव वाले दिन 10 लोग बीमार थे या उनकी सीटें वैकेंसी खाली थीं, तो क्या चुनाव रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। नियम कहता है कि आप बाद में कोर्ट जाकर ये शिकायत नहीं कर सकते कि अरे वो 10 कुर्सियां तो खाली थीं, इसलिए चुनाव फिर से कराओ। चाहे कोई सीट खाली हो या कोई सदस्य मौजूद ना हो, जो चुनाव हो गया वो पक्का माना जाएगा। जैसे अगर क्लास में 2 बच्चे नहीं आए तो भी टीचर पढ़ाना बंद नहीं करती, वैसे ही देश का चुनाव भी नहीं रुकता। चौथा भाग, पार्लियामेंट, संसद की ताकत। अंत में ये समझो कि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ झगड़े सुलझाता है, लेकिन चुनाव कैसे होगा, उसके छोटे मोटे नियम क्या होंगे, ये सब बनाने की शक्ति पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट कानून, लॉ बनाकर चुनाव से जुड़ी किसी भी बात को रेगुलेट, कंट्रोल या व्यवस्थित कर सकती है। जैसे खेल के मैदान में रेफरी, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बेईमानी पकड़ता है, लेकिन खेल के नियम तो बोर्ड, पार्लियामेंट ही बनाता है। 2025 के अपडेट के हिसाब से याद रखना कि अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री CP राधाकृष्णन हैं। उनकी गरिमा और चुनाव के ये सारे नियम हमारे संविधान के आर्टिकल 71 में लिखे हैं। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण गाइड। 1. डिस्प्यूट माइनस डिस्प्यूट, झगड़ा। 2. वॉइड माइनस वॉइड, बेकार या खत्म। 3. इनवैलिडेटेड माइनस इनवैलिडेटेड, रद्द करना। 4. वैकेंसी माइनस वैकेंसी, खाली जगह। 5. रेगुलेट माइनस रेगुलेट, नियम बनाना। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट की उन शक्तियों, पावर्स के बारे में बताऊं जो उन्हें दुनिया के दूसरे लीडर से अलग बनाती हैं?
This is your ultra-dense revision sheet. It is designed to give you the best of the best information for competitive exams and deep understanding. Article 71, Vice Presidential Election Cheat Sheet, 2025. Jurisdiction exclusive. Only the Supreme Court, SC of India, can handle election disputes. Finality. SC decision is absolute and final. No other authority can challenge it. Validity of acts. If the SC declares the election void, actions performed by the VP before that judgment date remain legal and valid. Immunity from vacancy. Election cannot be challenged because of empty seats, vacancies, in the Electoral College. Parliamentary power. Parliament has the right to make laws regarding election procedures, e.g., Presidential and Vice Presidential Elections Act, 1952. Current VP 2025. Shri C.P. Radhakrishnan, 15th Vice President, assumed office September 12, 2025. Nomination requirements: 20 proposers and 20 seconders. Must be MPs. Security deposit: 15,000 rupees, kept with the Reserve Bank of India. Electoral College, 2025. Total 782 electors. 543. Lok Sabha plus 233 elected Rajya Sabha plus 12 nominated Rajya Sabha. Returning Officer, 2025. Secretary General of Rajya Sabha, rotates between LS and RS. Memory, anchors and tricks. The SCVP formula, asterisk Supreme Court equals only judge. Void does not equal vanished. Old acts don't vanish if the election is void. Parliament equals rulemaker. The 20-20 rule. Unlike the president, who needs 50-50, the VP needs 20 proposers and 20 seconders. Think of it as a T20 cricket match for the VP. Article 71 equals the filter. Imagine Art. 71 is a filter that cleans up all the mess disputes and sends it only to one pipe, Supreme Court. Daily Revision Protocol. 1. Morning Flash Recall. As soon as you wake up, try to name the article number 71 and the current VP C.P. Radhakrishnan without looking at your notes. 2. The What If game. Ask yourself, what if the VP resigns today? The 2025 early election happened because of this. Jagdeep Dhankar resigned for health reasons. This keeps your knowledge updated with current events. 3. Active teaching. Explain the empty chair rule to a friend or even an invisible student for 2 minutes. If you can explain it simply, you've mastered it. 4. Sticky note hack. Write 71 equals SC final on a small note and stick it on your mirror. Look at it while brushing your teeth. Would you like me to create a true or false challenge for you based on the most tricky questions asked in exams about this? This is your high-density, one-page revision cheat sheet for the Vice President, VP of India. I have included the latest data, 2025 updates, and memory anchors to ensure you never confuse these articles again. VP Cheat Sheet, Quick Revision, Articles 63 to 71. A63, The Office. India shall have a Vice President, U.S. model. A64, Ex Officio Chairman. VP heads the Rajya Sabha, Council of States. No salary as VP, gets salary as Chairman. A65, Acting President. VP fills vacancy. Death/resignation/removal/absence. Max period, 6 months. A66, Election and Qualifications. Electoral College. All MPs, elected plus nominated, of Lok Sabha and Rajya Sabha. No state MLAs. Method, proportional representation plus single transferable vote. Secret ballot. Eligibility. Citizen, 35 plus years, qualified for Rajya Sabha. A67, Term and removal. 5 years. Removal by effective majority in Rajya Sabha, plus simple majority in Lok Sabha. 14-day notice. A68, Vacancy timing. Election to fill term expiry must be done before term ends. Casual vacancy? Election, as soon as possible. A69, Oath, administered by the President, or someone appointed by them. A70, Contingencies. Parliament handles any other unforeseen presidential vacancies. A71, Election disputes. Decided only by the Supreme Court. Decision is final. Latest data and facts.
2025. Current VP C.P. Radhakrishnan, 15th Vice President, sworn in September 12, 2024, 25 cycle. Recent election, defeated B. Sudarshan Reddy, NDA versus INDIA bloc. Nominations, needs 20 proposers and 20 seconders. Security deposit, 15,000 rupees, forfeited if less than 1/6 vote secured. Memory anchors and tricks. 1. The keyword mnemonic, used to vote. Associate each article with a single action word. 63. Unit, the office, post. 64. Speaker, ex officio chairman. 65. Emergency, acting as president. 66. Ticket, election/qualification. 67. Over, term/removal. 68. Vacancy, time to fill. 69. Oath, the promise. 70. Transfer, other contingencies. 71. Inquiry, SC election disputes. 2. The 353535 rule. To remember age qualifications for the big three. President, Vice President, and Governor equals all must be at least 35 years old. Daily revision strategy. 1. Morning trigger. Recite the mnemonic used to vote while brushing your teeth. 2. The difference check. Daily ask yourself, who votes for VP that doesn't vote for president? Answer. Nominated MPs. They vote for VP, but not for president. 3. The article jump. Mentally add +11 to the president's Article 52. 52 plus 11 equals 63. This connects the president's start to the VP's start. Would you like me to create a similar one-page sheet for the president or the prime minister's office?